Hello and welcome to another informative video on Section 19 of the Financial Institution Recovery of Finance Ordinance 2001. I'd like to thank all my subscribers who have subscribed this channel, and those who have not subscribed yet, kindly do subscribe this channel and press the bell icon so you will get the next video, and inshallah the next video will be on Section 20 of the Financial Institution Recovery of Finance Ordinance 2001. So coming to our topic, it's a very important topic today regarding the execution proceedings. So we have completed the suit proceedings, the decree, the expiry decree, and all the sections we have covered from Section 9 to Section 18. So today we are going to discuss Section 19 of the Financial Institution Recovery of Finance Ordinance 2001. So going to our topic, you see Section 19. What does Section 19 says? Execution of a decree and sale with or without intervention of court. Upon pronouncement of judgment and decree by a banking court, the suit shall automatically stand converted into execution proceedings without the need to file a separate application. No fresh notice needed to be issued to the judgment debtor in this regard, particularly of the mortgage, pledge, hypothecated property, and other assets of the judgment debtor shall be filed by the decree holder for consideration of the banking court, and the case will be heard by the banking court for execution of its decree on the expiry of 30 days from the date of pronouncement of the judgment. So here, if you see here, Section 19, it's summary proceedings. So this Section 19 is also having a different aspects. After decree passing 1 month, the suit will be converted into execution application. So you no need to file a separate execution application like we file in civil matters. जैसे ही आपका सूट डिक्री होता है, 30 दिन के बाद सूट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन में. उसमें अब क्या है कि इसमें जो सेक्शन 1 में जो दिया गया है 19 के कि आपने पर्टिकुलर्स फाइल करने हैं. पर्टिकुलर्स का एज सच यहाँ कोई प्रोफार्मा कोई प्रोसीजर नहीं दिया गया है. सिंपली ये कहा गया है कि जो प्रॉपर्टी जो दी है, मॉर्गेज प्रॉपर्टी जो है बोरोवर, गारंटर और मॉर्गेजर की, वो प्रॉपर्टी की आपने सिंपल एक शेड्यूल देना है. अगर पार्टी ने कंटेस्ट किया है, लीव टू डिफेंड कंटेस्ट हुई है, तो उस सूरत में बैंकिंग कोर्ट जो है वो इवन नोटिस भी नहीं निकालेगी. अगर आपने सेक्शन 16 की कंप्लायंस की थी सूट में, तो आपकी प्रॉपर्टी ऑलरेडी अटैच है, आप डायरेक्ट सेल की तरफ चले जाएंगे. अब जैसे कि हम सीपीसी में ऑर्डर 21 रूल 11 है, जिसमें एक फॉर्मेशन दी गई है कि हमने किस तरह से एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन फाइल करनी है सूट डिक्री होने के बाद. टाइमिंग वही सेम है कि आप 1 माह के बाद एग्जीक्यूशन सिविल सूट में भी फाइल कर सकते हैं, और यहाँ एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन फाइल करने की जरूरत नहीं है. सूट जो है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन. तो अब हम यहाँ जो पर्टिकुलर्स देंगे उसको थोड़ा सा हम चाहें तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ताकि वो एक चीज जो आप कोर्ट में दे रहे हैं, जो फाइल कर रहे हैं, वो थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव हो जाए, और उसमें जब आप केस प्रोसीड करें तो उसमें से आपको जो भी
मालूमात आगे जज साहब तक पहुंचानी है, कोर्ट तक पहुंचानी है या जजमेंट डेप्टर्स तक पहुंचानी है, तो वो उसमें मौजूद हो। तो इसलिए हम पर्टिकुलर्स को इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं कि हम पहले तो जो टाइटल है सूट का वही सूट का टाइटल दें, उसके बाद जो है हम उसमें फर्स्ट पैराग्राफ में जो है वो ये लिखें कि जी कोर्ट ने जो है सूट डिक्री कर दिया है फला तारीख को इतने अमाउंट के ऊपर अलोंग विद कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ फंड। तो लिहाजा ये एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स जो हैं वो इनिशिएट किए जाए ऑन द फॉलोइंग ब्रेकअप। अब उसमें जिस तरह से हमने 9 में ब्रेकअप दिया था 9-3 में, इसी तरह से हमने 10-4 में ब्रेकअप दिया था। तो अब हम सिर्फ इसमें सिंपली मॉडिफाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एज सच को प्रोसीजर नहीं है कि आपने 19 में किस तरह से प्रोसीड कर जो है एग्जीक्यूशन की पर्टिकुलर्स बनाने हैं। तो अब हम जो ब्रेकअप देंगे उसमें हम पहले तो लिखेंगे डिक्रीटल अमाउंट जो अदालत ने हमें दिया है, जो हमने सूट फाइल किया था और उस पे जो हमारा सूट डिक्री हुआ। उसके बाद हम नेक्स्ट लिखेंगे कॉस्ट, कॉस्ट वो कॉस्ट जो कोर्ट ने हमें अलाउ की है। फिर उसके बाद हम तीसरे स्टेप में लिखेंगे कॉस्ट ऑफ फंड। कॉस्ट ऑफ फंड आपने सेक्शन 3 पढ़ा है, सेक्शन 3 में इसको डिफाइन किया गया है कि कॉस्ट ऑफ फंड क्या है। कॉस्ट ऑफ फंड जो है दैट इज डिटरमिन्ड बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, टाइम टू टाइम वो वेरी करता है। वो कॉस्ट ऑफ फंड आप कितना लेंगे, वो कॉस्ट ऑफ फंड आप लेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ डिफॉल्ट टिल रियलाइजेशन। तो अब आपका डेट ऑफ डिफॉल्ट जो है वो, क्योंकि आपने डेट ऑफ डिफॉल्ट से पहले तक तो मार्कअप क्लेम कर चुके हैं, लिहाजा आप जो डेट ऑफ डिफॉल्ट जो भी आप इसमें तयन करते हैं उस दिन से लेके एग्जीक्यूशन फाइल करने वाले दिन तक आप उसमें कॉस्ट ऑफ फंड कैलकुलेट करके वो उसमें ऐड कर देंगे। तो अब आपके पास तीन चीजें आपने ऐड की है, डिक्रीटल अमाउंट, कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ फंड। अब इसका जब आप टोटल करेंगे तो आपका जो अमाउंट है वो डिक्रीटल अमाउंट से लाजमन चेंज हो जाएगा। अब जब वो चेंज हो जाएगा तो ये हमारा अमाउंट एग्जीक्यूशन का अमाउंट होगा, जिस पे हम कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसके ऊपर नोटिसेस निकाले जाएं जजमेंट डेप्टर्स के खिलाफ, ताकि जजमेंट डेप्टर से ये रिकवरी हम कर सकें। तो ये थोड़ा सा एक मैंने पर्टिकुलर्स के हवाले से, मॉडिफिकेशन के हवाले से आपको एक आपके सामने ये बात रखी है। आप चाहें तो इसको बना सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं, या आप जैसा चाहें उस तरह से बना सकते हैं। ये एक सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिव करने के लिए उसको थोड़ा सा जरा वो खूबसूरत हो जाए। Provided that if the record of the suit is summoned at any stage by the High Court for the purpose of hearing an appeal under Section 22, or otherwise, copy of the decree and other property documents shall be retained by the banking court for the purpose of continuing the execution proceedings. आपकी एग्जीक्यूशन कन्वर्ट हो जाती है, आपका सूट कन्वर्ट हो जाता है इनटू एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन, और जजमेंट डेप्टर जो है वो अगर अपील भी फाइल कर देता है तो अपील फाइल करने की सूरत में अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट उसमें स्टे देती है तो एक दीगर बात है, अगर स्टे नहीं होता है उसमें तो एग्जीक्यूशन की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो स्टे नहीं होंगी और वो प्रोसीड करेंगी। जज जो है बैंकिंग कोर्ट के जो है वो जो उसकी आरएनपी है, आरएनपी से मुराद हमारी यहाँ रिकॉर्ड एंड प्रोसीडिंग होती है। जो रिकॉर्ड एंड प्रोसीडिंग्स हैं वो तमाम की तमाम वो हाई कोर्ट में भेज देंगे। दूसरे ये कि जो चीजें एग्जीक्यूशन का पार्ट है, एग्जीक्यूशन के पार्ट में आपकी जो पर्टिकुलर आपने फाइल की, जो आपकी जजमेंट डिक्री है, जो आपका शेड्यूल जो आपने दिया है प्रॉपर्टी के हवाले से, वो सारी चीजें रिटेन करेंगे और एग्जीक्यूशन को प्रोसीड करेंगे। 19 का जो 2 है वो कहता है the decree of the banking court shall be executed in accordance with the provision of Code of Civil Procedure or any other law for the time being in force, or in such manner as the banking court may, at the request of the decree holder, consider appropriate, including recovery of areas of land revenue. अब जो सेक्शन सबसेक्शन 2 है इसका, सबसेक्शन 2 ये कहता है कि जो अब इसमें दिया है उन्होंने फॉर्मेशन कि आप किस तरह से अपनी एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करेंगे। तो अब हम सीपीसी के तहत जब इनिशिएट करेंगे तो सीपीसी में ऑर्डर 21 जो है उससे हम मदद ले सकते हैं। ऑर्डर 21 में
जो है आपको अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी की एप्लीकेशन आपने दाखिल करनी है, सेल प्रोक्लेमेशन की एप्लीकेशन आपने दाखिल करनी है, आपने ऑक्शन की एप्लीकेशन दाखिल करनी है, आपने शो कॉज नोटिस ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट की एप्लीकेशन दाखिल करनी है, आपने वारंट ऑफ अरेस्ट की एप्लीकेशन दाखिल करनी है। तो ये तमाम जो सेक्शन को सेक्शन 19 के 2 में चूंकि अभी हमें ये एम्पावर कर दिया गया है कि हमें ये बताया गया है कि अब हम किस तरह से इसको प्रोसीड करें, तो हम 21 के जो रूल्स हैं उसको यहाँ पर मदद लेते हुए उनसे और मुख्तलिफ हम एप्लीकेशंस जो मैंने अभी आपको बताई हैं, ये हम तमाम एप्लीकेशंस इसमें फाइल करेंगे। अब मैं थोड़ा सा आपको ये रीड आउट भी कर देता हूँ कि कौन कौन से आपके जो सेक्शन रूल्स हैं 21 के जो आपको अपनी प्रोसीडिंग्स में इनिशिएट करने में फायदा देंगे। 21 रूल 64 है, 21 रूल 65 है, 21 रूल 66, 21 रूल 67 और 21 रूल 68। ये तमाम जो है जनरल जो है सेल के हवाले से हैं कि हमने अटैचमेंट करानी है प्रॉपर्टी को और जो है ऑक्शन करना है। उसके बाद जो है 21 रूल 37 है, इशूइंग शो कॉज नोटिस ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट। उसके बाद सेक्शन 21 रूल 38 है, वो जो है पर्टेन करता है इशूइंग वारंट ऑफ अरेस्ट ऑफ द जेडी। तो ये तमाम जो हम एप्लीकेशंस हैं ये इनसे हम मदद ले सकते हैं। ये तमाम एप्लीकेशंस भी प्रोसीड होंगी। अब जब आप कोई एप्लीकेशन फाइल करते हैं अलॉन्ग विद काउंटर एफिडेविट तो जरूर आएगा उस पे माफ कीजिएगा, उस पे जो काउंटर एफिडेविट आएगा वो पूरी तरह से डिसाइड होगी एप्लीकेशन। तो फिर अब हम यहाँ पर जो प्रोसीजर है हमारा वो हम सीपीसी से मदद लेते हुए इस एग्जीक्यूशन को प्रोसीड करेंगे। फर्स्ट जो हम इंस्टेंट में जो चीज प्रोसीड करेंगे वो है कि जो हमारे पास मॉर्गेज प्रॉपर्टी है उसको हम ऑप्शन कराएं, अगर और उसकी जो सेल प्रोसीड्स है उसको हम अपने अकाउंट में एडजस्ट कर लें। अगर अकाउंट में एडजस्ट होने के बाद भी अमाउंट बाकी बचता है तो उस सूरत में फिर हम जो है उसके वारंट ऑफ अरेस्ट निकलवाएंगे जजमेंट डेप्टर्स के और फिर उन्हें जो है सिविल प्रिजन में भेज दिया जाएगा जब तक वो अमाउंट जमा नहीं करा देते। अब इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी है नीचे इसके। The term assets or property in subsection 2 shall include any asset or property acquired benami in the name of any ostensible owner. In case, अब हम आ गए हैं 3 पे, in case of mortgage pledge hypothecated property, the financial institution may sell or cause the same to be sold with or without intervention of the banking court, either by public auction or by inviting sealed tender and appropriate the proceeds towards total or partial satisfaction of the debt. सेक्शन 15 हम पढ़ चुके हैं। सेक्शन 15 में आपने देखा जितने भी हमने सेक्शन रूल उसमें सब सेक्शंस पढ़े जो कि हमें बताते हैं कि अब हमने विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट किस तरह से ऑक्शन प्रोसीडिंग्स में जा सकते हैं और जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज की गई है बोरोवर ने वो मॉर्गेजर ने तो वो प्रॉपर्टी हम कैसे सेल कर सकते हैं। इसी तरह से लाइकवाइज अब इसमें भी वही चीजें हैं कि अब बैंकिंग कोर्ट जो है वो सेल की तरफ जाएगी। हम जो उसमें से सेल के लिए एप्लीकेशन देंगे ऑर्डर 21 रूल 66 67 में और 68 भी इस पर लगता है कि प्रॉपर्टी को ऑक्शन किया जाए। वो प्रॉपर्टी ऑक्शन होगी तो वो फिर वही प्रोसीजर सेम अडॉप्ट किया जाएगा जो हमने पिछला भी उसमें सेक्शन 15 में भी पढ़ा था। न्यूज़पेपर के अंदर नोटिस पब्लिश होंगे बैंकिंग कोर्ट के ऑक्शन के हवाले से। उसी तरह से जो है उसकी फोरसेट वैल्यू निकाली जाएगी प्रॉपर्टी की। नोटिस में जो है वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो अभी हमने जो एग्जीक्यूशन का अमाउंट है ये मेंशन किया है, ये मेंशन होगा। प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन, पूरी प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन, पूरा उसका कंप्लीट एड्रेस, उसका कितना एरिया है, क्या सर्वे नंबर है, कहाँ पर वो वाक़ है, ये तमाम चीजें आप उस नोटिस में जो है बैंकिंग कोर्ट के नोटिस में मेंशन होंगी। और वो नोटिस जो है वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर जो उर्दू और इंग्लिश का है उसमें होगा और आप चाहें तो उसको रीजनल न्यूज़पेपर में भी पब्लिश करा सकते हैं।
अब आ जाते हैं हम 19 के फोर्थ पर। Where the financial institution wishes to sell, mortgage, pledge, or hypothecated property by inviting sea tender, it shall invite offer through advertisement in one English, one Urdu newspaper, which are circulated widely in the city in which the sale is to be taken, not less than 30 days time for submitting offer. अब इसमें जो टाइम फैक्टर दिया गया है कि जो है 30 दिन का उसमें टाइम दिया जाएगा ऑप्शन प्रोसीडिंग्स के लिए। इंग्लिश और उर्दू न्यूज़पेपर में होगा, जो सर्कुलेट होगा जिस सिटी में वो जगह या जिस इलाके में वो जगह है, तो वहाँ का जो भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं हम, इसलिए रीजनल न्यूज़पेपर में भी दे सकते हैं। उसको 30 दिन का टाइम दिया जाएगा और 30 दिन के बाद जो है या तो सील टेंडर्स भी लिए जा सकते हैं या ओपन ऑक्शन भी किया जा सकता है उस प्लेस पर जहाँ पर के ये जगह वकूफ पजीर है। तो provided that the financial institution shall be entitled in its own discretion to purchase the property at the highest bid. अब वो हमने इससे पहले भी 15 में भी देखा पढ़ा था कि 15 में भी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो भी हाईएस्ट बिड देकर 3% वहां तो जिक्र किया गया था कि जो हाईएस्ट बिड का 3% देकर वो परचेज कर सकता है। यहाँ पर सिर्फ उसमें लिखा है टू परचेज द प्रॉपर्टी एट द हाईएस्ट बिड, जो भी हाईएस्ट बिड होगी वहां 3% मेंशन किया गया था, यहाँ 3% मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन हाईएस्ट बिड जो भी होगी उसको देकर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी ये प्रॉपर्टी ले सकता है। द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऑफ सेक्शन 15 shall mutus applied to sale of mortgage pledge hypothecated property by a financial institution in exercise of its power confirmed by subsection 3। वो जो हमने प्रोविजंस पढ़े थे सेक्शन 15 में, वो तमाम प्रोसीजर्स जो अभी हम डिस्कस भी कर चुके हैं, वो तमाम प्रोसीजर्स भी यहाँ पर उसी तरह से अडॉप्ट किए जाएंगे और ये आपकी एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग इनिशिएट होगी। उसके बाद है जनाब 6 है इसका 19 का, the banking court and the financial institution shall be entitled to seek the service and assistance of police and security agency in the exercise of the power confirmed by this section 7 this section। अब इसमें जब हम ऑप्शन की बात करते हैं, जब हम नोटिस की बात करते हैं, तो वो सूरत में हम जो है कोई भी चीज जब हम ऑक्शन की बात करते हैं या जब हम शोकाज नोटिस की बात करते हैं तो जाहिर है हमें पुलिस एड की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम पुलिस एड भी ले सकते हैं या किसी और जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है उसके जरिए भी हम ये प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करवा सकते हैं। उसके लिए आप एक दरखास्त देंगे बैंकिंग कोर्ट में जिसके जरिए ये प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो सकती हैं। 19(7) and notwithstanding anything contained in the Code of Civil Procedure or any other law for the time being in force, a banking court shall follow the summary procedure for the purpose of attachment of sale of any property, whether or not mortgage pledge hypothecated, and shall complete such investigation within 30 days of the filing of the claim or object. If the claim or objections are found by the banking court to be malified or filed merely to delay the sale of the property, it shall impose penalty upon 20% of the sale price. The banking court may, in its discretion, proceed with the sale of the mortgage or pledged property, hypothecated property, if, in the opinion, the interest of justice as required, provided that the financial institution shall give a written undertaking that in the event the objections are found to be valid or sustained, it shall, in addition to compensating the aggrieved party by payment of such amount as may be dedicated by the banking court, also pay penalty up to 20% of the sale proceeds. Such amount shall be recoverable from the financial institution in same manner as execution decree passed hereunder.
तो वो तमाम जो प्रोसीडिंग्स हैं, जो तमाम चीजें हम 15 में पढ़ चुके हैं, वो तमाम चीजें इसमें मर्ज होंगी, इसमें आप अडॉप्ट कर सकते हैं। इसमें जो डिफरेंट एप्लीकेशंस आप फाइल करेंगे उसके ऊपर ऑब्जेक्शंस और उसके ऊपर तमाम जिस तरह से प्रोसीड की जाती है हर इंटरलॉक की एप्लीकेशन, वो प्रोसीड होगी। उसके साथ साथ जब आप ऑप्शन कर देते हैं तो ऑप्शन करने के बाद भी जो राइट है मॉर्गेजर का, वो अगर ऑप्शन सही तरीके से नहीं हुआ है तो वो उस पे एतराज दाखिल कर सकता है, और अगर उसका एतराज वैलिड है तो जाहिर है कि फिर वो उस तरह से प्रोसीड किया जाएगा। ऑप्शन प्रोसीडिंग्स कैंसिल भी हो सकती हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि इन तमाम प्रोसीडिंग्स में जो सेटलमेंट हो जाता है बैंक के साथ, और बैंक के साथ सेटलमेंट होने की सूरत में एग्जीक्यूशंस को भी विथड्रॉ कर लिया जाता है। उसके अलावा अगर जो है जो एतराज़ात किसी ने उठाए हैं और वो वैलिड नहीं है तो उस पे फिर 20% जो है वो पेनल्टी भी इम्पोज की जा सकती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था सेक्शन 19, इसको अब हम कंक्लूड करते हैं कि इसमें जो एक ये समरी प्रोसीजर है स्पेशल लॉ के तहत है, इसलिए हमें इसमें कोई सेपरेट एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन दाखिल करने की जरूरत नहीं है, जिस तरह के हम 21 रूल 11 में करते हैं सीपीसी में। यहाँ पर सिर्फ हमने पर्टिकुलर देने, कुछ मैंने पर्टिकुलर्स के वो हम थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव करने के लिए आपके सामने जो चीजें रखी हैं वो कहीं मेंशन नहीं है कि आप ये समझेंगे ये कहीं से मैंने पढ़ी है या कहीं मेंशन है, ऐसा कोई मेंशन नहीं है। लेकिन थोड़ा सा हम उसको कॉम्प्रिहेंसिव करने के लिए, अपनी याददाश्त के लिए, या जब हम कोर्ट में प्रोसीड करेंगे तो जज साहब को समझाने के लिए भी कि हमारे पास ये अमाउंट्स है, ये इन अमाउंट्स के ऊपर हम एग्जीक्यूशन में जा रहे हैं, वो तमाम चीजें आप उसमें लिख सकते हैं। जिस तरह से हमने 9-3 में ब्रेकअप दिया था, 10-4 में दिया था, इसी तरह का हम एक छोटा सा ब्रेकअप इसमें बना दें। डेट डिक्रीटल अमाउंट, फिर उसके बाद हमारा जो आ जाएगा कॉस्ट आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ फंड आ जाएगा। ये तीनों चीजों को हम जब मिलाएंगे तो हमारा एग्जीक्यूशन अमाउंट आ जाएगा। साथ साथ हम पर्टिकुलर शेड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी भी लिखेंगे, वो शेड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी जिसके तहत ये ऑप्शन प्रोसीडिंग पे जाएंगे। उसके बाद जो है हम, चूंकि ये सीपीसी भी इसमें लागू होती है, सीपीसी की भी हम मदद ले सकते हैं। तो अब हम जो इंटरलॉक की एप्लीकेशन होंगी जो मैंने आपको बताई हैं, थोड़ा सा आप भी सीपीसी को देख लीजिएगा, क्योंकि ये मैं कंफर्मेशन के लिए कि ऑर्डर 21 में जो है हमें 21 रूल 66 से लेकर और 68 तक जो है वो अटैचमेंट, सेल, प्रोक्लेमेशन, ऑप्शन प्रोसीडिंग्स के हवाले से हैं। उसके अलावा ऑर्डर 21 का जो है रूल 37 जो है वो शोकाज नोटिस निकलवाने के लिए फॉर वारंट ऑफ अरेस्ट। फिर जो है ऑर्डर 21 का रूल 38 जो है वो है वारंट ऑफ अरेस्ट निकलवाने के लिए। प्रॉपर्टीज जो है ऑप्शन हो जाती हैं, उसके बाद भी जो मॉर्गेजर है या जजमेंट डेप्टर्स हैं वो एतराज दाखिल कर सकते हैं। ऑप्शन परचेजर एतराज दाखिल किया जा सकता है उसके ऊपर। ऑप्शन जो है ओपन बिड में जो है टेंडर सील भी दिया जा सकता है, और जो जिस जगह पर ये हो रहा है ऑप्शन वहां भी किया जा सकता है। उसके अलावा नोटिस दिया जाता है, इसके अंदर 1 महीने का नोटिस है ऑप्शन का, जो कि पब्लिकेशन होगी इसकी वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर में, उर्दू और इंग्लिश में, और रीजनल अखबार में भी आप कर सकते हैं। ये तमाम जो है एग्जीक्यूशन के हवाले से एक हमने डिस्कस किया आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो में कुछ मालूमात में फराहम करने में कामयाब हुआ होगा। अगर कोई भी आपका सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। दूसरे जो डिस्टर्बेंस वीडियो के दौरान जो हुई हैं उसके लिए मैं माजरत खा हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल लाइव में बनाता हूँ और उसी वक्त आप लोगों के लिए अपलोड कर देता हूँ, इसलिए वो तमाम जो चीज़ें, क्योंकि मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, टेक्निकल चीज़ को माफ़ कीजिएगा। दूसरी ये कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन एंड शेयर दीज वीडियोस विद योर फ्रेंड्स। क्योंकि बैंकिंग जो है उस पे कुछ थोड़ी सी जो मालूमात हम शेयर कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आने वाली जो वीडियो है वो आपकी सेक्शन 20 पर होगी, और वो भी एक बड़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो आप अपना ख्याल और अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें।
और दूसरे ये कि जो हम मालूमात शेयर करते हैं इसको आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि इसका डिस्कशन से, मैं जो जिस तरह की वीडियो बनाता हूँ वो सिंपली हम डिस्कस कर रहे हैं चीज़ों को कानून की किताब के साथ, कि आपके पास दोनों मालूमात हों, आपके पास कानून की मालूमात भी हो, आपके पास प्रोसीजर की मालूमात भी हो। जब आप प्रैक्टिस में आएंगे, जब आप चूंकि फ्यूचर लॉयर्स हैं, जब आप प्रैक्टिस में आएंगे तो आपको वो मददगार साबित हो। और जो यंग लॉयर्स जिनको मैं एड्रेस कर रहा हूँ इस वक्त, वो बैंकिंग की साइड पे अगर प्रैक्टिस करते हैं तो उनके लिए कुछ मालूमात फराहम करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि मेरी ये काविश आपको पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।